नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पहली क्लास को अच्छे से देख लिया होगा और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि भारत आखिर है क्या, क्योंकि हमने पहली क्लास में देखा था, सिलेबस वगैरह को देखा था, थोड़ा सा डिस्कशन किया था भारत के नामों को लेकर। परिणाम बैच जो लगातार आपकी सेवा में निशुल्क उपलब्ध है, आप सभी के लिए निरंतर क्लासें दे रहा है और सभी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी। आप जुड़े रहो बस हमारे साथ में। जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई के 40 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। उन्हीं 40 क्वेश्चनों में एक महत्वपूर्ण पार्ट ज्योग्राफी का होगा। उसी ज्योग्राफी के पार्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए दूसरी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। जुड़ जाओ आप सभी। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। आखिर ये हमारा परिणाम बैच। एक बार कंबीडिशन गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। ये तो बोलना स्वाभाविक है भाई यार, आपका सहयोग बनता है ये सब करने के लिए। ठीक है, चलो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, वो सिलेबस वगैरह को लेकर के डिस्कस किया था कि हमने आखिर पढ़ा कि हमें पढ़ना क्या है। हम भारत के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे थे कि भारत का सिलेबस हमें पढ़ना क्या है। उसी भारत के भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम जो पढ़ रहे थे वो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। और उस भारत के भूगोल में हमारा जो शुरुआत हुई थी वो सामान्य परिचय से शुरुआत हुई। किससे हुई थी भाई? सामान्य परिचय से शुरुआत हुई। और सामान्य परिचय में हमने सबसे पहले ये जाना, जो हमने पॉइंट जाना था वो जाना था आखिर भारत की उत्पत्ति हुई कैसे। हमने सबसे पहले जो जाना था वो भारत की उत्पत्ति को जाना था कि भारत की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भाग किसका है भाई? वो अंगारा लैंड का है। वहीं हमने एक टॉपिक और भारत के नामकरण को लेकर के डिस्कस किया था कि नामकरण भारत के आखिर क्या क्या है, जिसमें हमने देखा था भारत का नाम आर्यव्रत है, जम्बूद्वीप है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी को बोला, इसलिए इंडिया नाम पड़ गया। अधिकांश प्रयोग इंडिया का जो प्रयोग किया गया था वो ब्रिटेन द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आप सभी को एक बात और बता दो कि वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि संविधान के अनुसार भी हमारा जो नाम रखे गए हैं, अब वो किस नाम से प्रयोग किए जाते हैं? भारत और इंडिया के नाम से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम संवैधानिक तौर पर भी हम यहाँ कहते हैं अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो ये हमने कल नामकरण को लेकर के स्पष्ट किया था, डिस्कशन किया था। वहीं मैंने आपको बता दिया है अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? ठीक है, चलो उसी बढ़ते हैं आगे। आखिर आगे हमें पढ़ना क्या है? तो हम जो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत का भौगोलिक विस्तार। तो आज की हेडिंग क्या होने वाली है? सबसे पहली हेडिंग क्या होने वाली है? भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत के भौगोलिक विस्तार से मतलब यह है कि हमारा भारत है ये
ये भारत है हमारा। आखिर भारत विश्व में अपनी स्थिति क्या बनाए हुए है? भारत विश्व में क्या स्थिति बनाए हुए? ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत के भौगोलिक विस्तार को जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी आवश्यक हैं। एक तो भारत अक्षांश और देशांतर, क्योंकि हम किसी भी देश की स्थिति को तभी स्पष्ट कर सकते हैं जब हमें उसके अक्षांशों के बारे में पता हो और उसके देशांतर के बारे में पता हो। क्योंकि अक्षांश और देशांतर न कि तापमान को निर्धारित करते हैं, दिशाओं को भी निर्धारित करते हैं। तो उसी क्रम में हमारे भारत की विश्व में कहाँ स्थिति बनती है, किस अक्षांश पर आता है, किस देशांतर पर आता है, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है, हमेशा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है। मैं आज तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। इसको बस मेरे साथ जुड़े रहो, समझना है अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अक्षांश देशांतर वैसे तो मैं टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगा, तो मैं कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराऊंगा, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका कि अक्षांश देशांतर आखिर होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर अक्षांश और देशांतर होते क्या है। देखो, मैं ये कहूं आपसे, मैंने रैंडम बोल दिया कि भाई भारत है ये भारत है, ये भारत है आपका, ये थोड़ा सा। और मैं ये बोल दूं आपसे पहले ही कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, मैं ये बोल दूं 8 डिग्री 4 मिनट। तो आप कहोगे यार क्या पढ़ा पढ़ा बता दिया आपने, यही बोलोगे कि आपने डायरेक्ट लिख दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट, कहां से आ गया ये 8 डिग्री, कहां से आ गया ये 37 डिग्री। तो इसी टॉपिक को, इसी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना है हमें अक्षांश और देशांतर। तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आखिर अक्षांश और देशांतर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अक्षांश व देशांतर, ये पृथ्वी है हमारी। एक सेकंड, चलो ये देखो, मैं ये कह रहा हूं पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर बीचों बीच एक रेखा पड़ी हुई है, जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई? 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा, या किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर एक लाइन पाई जाती है जिसे, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाई जाती है, इसे किस नाम से जाना जाता है भाई? कर्क रेखा के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर एक लाइन और पाई जाती है भाई, कौन सी? 66.5 डिग्री। ठीक है, जिसे आर्केटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही नीचे भी कुछ लाइनें पाई जाती हैं आपकी, एक 23.5 डिग्री साउथ में पाई जाती है, 23.5 डिग्री, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा के
नाम से जाना जाता है। वहीं बात करोगे 66.5 डिग्री साउथ में एक रेखा पाई जाती है 66.5, जिसे अंटार्कटिका व्रत के नाम से जाना जाता है। ये कुछ रेखाएं पाई जाती है हमारे यहाँ, विषुवत रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और यहाँ के जो पॉइंट होते हैं इन्हें किस नाम से, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। यही बात करोगे एक पोल पाया जाता है साउथ पोल, इसे किस नाम से, दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आखिर इन रेखाओं को किस आधार पर मापा गया है, किस आधार पर रख दिया गया कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा होगी भाई, 23.5 डिग्री मकर रेखा होगी, 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत होगा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत होगा, किस बेस पर रखा गया है इनको। ठीक है, कोई बता पाएगा क्या, कोई बताएगा किस बेस पर रखा गया है इन्हें? अरे बताएगा कोई? चलो मैं बताता हूं आपको। देखो, हमारा सूरज जो सन की स्थिति बनती है वो कहां बनती है, लंबवत जो होता है वो 3 जगह ही होता है सर। कहां कहां होता है भाई, 3 जगह हमारा सन लंबवत होता है। कहां कहां 3 जगह लंबवत होता है, देखो सबसे पहले तो जानो कहां होता है भाई, विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। कहां होता है, विषुवत रेखा पर लंबवत। दूसरा कहां होगा, कर्क रेखा पर लंबवत। दूसरा कहां होगा, कर्क रेखा पर। तीसरा कहां होगा, मकर रेखा पर। यानी कि सूरज की जो स्थिति होती है, जो लंबवत बनता है, सूरज की स्थिति जो बनती है वो सिर्फ कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पर, तीनों पर बनती है। क्या कारण है कि ये सन की स्थिति इसी कारण इसी वाले क्षेत्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक बनी रहती है सन की स्थिति। क्यों, क्या कारण है पृथ्वी पर, क्या कारण है? इससे अगर आगे जाओगे तो किरणें क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। क्या कारण है कि 23.5 डिग्री पर, कोई बताएगा क्या? चलो, क्योंकि 23.5 डिग्री पर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, इसीलिए पृथ्वी की जो ये हम सर्कल बना लेते हैं गोल, ये गोल नहीं होता है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से झुकाव हुआ होता है इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का जो झुकाव है ना वो 23.5 डिग्री का झुकाव है, इसीलिए सन की जो स्थिति बनती है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर बनती है, 23.5 डिग्री मकर रेखा पर बनती है और विषुवत रेखा पर बनती है। ये स्थिति बनती कब कब है, तो सबसे पहली बात तो ये जानो कि ये 21 मार्च यहां जो बनती है वो 21 जून को बनती है। कब बनती है भाई ये, 21 जून को। यहां कब कब बनती है वो, 21 मार्च व 23 सितंबर को। कब कब बनती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और यहाँ जो बनती है वो स्थिति बनती है 22 दिसंबर को। यानी कि ये कह दिया जाता है कि बड़ा दिन कब है। तो भारत में मैं पूछूं कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब है, तो अभी थोड़ी देर पीछे बताओगे आपके भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ये जो 22 दिसंबर वाला जो सीन है ना, ये 22 दिसंबर वाला जो सीन है, भारत में जो भारत में बड़ा दिन है वो बड़ा दिन भारत में कभी भी नहीं बनता है। वो बताऊंगा मैं कब बनता है, कहां बनता है, वो अभी थोड़ी देर पीछे आप खुद निष्कर्ष निकालोगे कैसे बनता है, कहां बनता है। तो भारत में वो सबसे छोटा दिन होता है जिस दिन आप भारत में दिसंबर में ये मानते हैं कि जो बड़ा दिन। ठीक है, क्यों है, कैसे है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं। तो भारत, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये अक्षांश कहलाते हैं। ये सभी जो लेटे हुए हैं, लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए अक्षांश, जितने भी अक्षांश होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लैटिट्यूड अक्षांश कहलाएंगे। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। यहां तक की बातें क्लियर होंगी। ये प्रत्येक एक एक डिग्री पर पाए जाते हैं। वो सारी चीजें मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही बताऊंगा, मैं जब पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा कि कितने पर पाए जाते हैं, कितने अक्षांश पाए जाते हैं, कितने देशांतर पाए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं वहां डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए बस ये बात जान लो कि ये एक एक डिग्री पर पाए जाते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा से प्रत्येक डिग्री पर क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, इसीलिए क्या है, अक्षांश। और इन अक्षांशों की दूरी भी क्या होती है,
समान पाई जाती है। क्लियर है यहां तक की बात है? अरे बोलो हाँ, यहां तक की बात है क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो देशांतर की बात करूं तो भारत को विषुवत रेखा ने दो भागों में बांटा, विश्व को दो भागों में बांट दिया। एक तो बोला गया इसे किस नाम से जाना गया? कौन सा ले लूं भाई? विषुवत रेखा से ऊपर के भाग को किस नाम से जाना गया? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा से नीचे का जो भाग है पूरा का पूरा, इसे किस नाम से जाना गया? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, यही एक बीचों बीच प्रधान यामोत्तर रेखा पड़ी हुई होती है जिसे देशांतर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देशांतर के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक देशांतर एक एक डिग्री पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है। प्रत्येक देशांतर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आता है। तो भारत हमारा इन्हीं अक्षांशों के बीच स्थित होता है कि विश्व में भारत आखिर स्थित कहां है। तो मैं एक बार यहां तक की बातें क्लियर हुई होंगी। दो भागों में बांट दिया इसने, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाया और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसने भी, देशांतर ने भी दो भागों में बांट दिया। ये वाला पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब मैं बताता हूं भारत की स्थिति आखिर बनती कहां है। तो भारत हमारा जो स्थित है वो भारत कहां स्थित है भाई? यहां स्थित है। देखना एक बार मेरे साथ में, भारत की जो स्थिति बनती है वो कहां बनती है? कौन सा कलर ले ले? चलो ये वाला। भारत की जो स्थिति बनती है भाई वो कहां बनती है? भारत, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लेना भाई। एक सेकंड। भारत हमारा यहाँ स्थित है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भारत है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि भारत पूरा का पूरा किस गोलार्ध में आता है? पूर्वी देशांतर में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूं भारत पूरा का पूरा कहां स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, विषुवत रेखा से देखो, विषुवत रेखा से कहां है? तो विषुवत रेखा से भी आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि मैं ये कहूं, एक पॉइंट पहले, सबसे पहले पॉइंट निकल के आता है भारत के भौगोलिक विस्तार में। क्या आता है भाई? भारत का भौगोलिक विस्तार में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, क्या? कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आया? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जिसको देखना है वो यहां देखो एक बार। कहां स्थित है भारत? भारत पूरा का पूरा विषुवत रेखा से जब चेक करोगे, विषुवत रेखा से उत्तर में, देशांतर से देख चेक करोगे तो कहां? पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है यहां तक की बात है? तो आप कह सकते हो कि भारत पूरा का पूरा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं
तो भारत के यहां से एक अक्षांशीय विस्तार भी अक्षांश से जाता है। एक अक्षांश कहां से जाता है भारत का, वो देख लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मैप। यहां जाता है तो भारत जो है पूरा का पूरा विश्वत रेखा से ऊपर पाया जाता है। क्लियर है? यहां तक की बातें, यहां तक की बातें क्लियर हो रही होंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत हमारा पूरा का पूरा यहां स्थित है, और जब यहां स्थित है तो यहां से डायरेक्शन बनाओगे तो भारत कहां, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहां तक स्थित है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो किन अक्षांशों के बीच है, किन देशांतरों के बीच है, आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड पर, कि भारत आखिर किन किन, आ जाओ। ठीक है, मैप मैं खुद ही ले रहा हूं अपना। चलो आ जाओ। तो भारत भाई कहाँ स्थित है, देखो मैंने कहा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और भारत के बिल्कुल नीचे से एक अक्षांश जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट के नाम से जाना जाता है। कितना भाई, 8 डिग्री 4 मिनट के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत के उत्तर में जाओगे तो भारत का जो उत्तर में अक्षांश जाता है वो कितना जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर आप ये कहोगे कि अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाता है, तो आप कहोगे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट उत्तर में स्थित है। क्लियर है यहां तक की बातें? उत्तर में स्थित है। क्लियर यहां तक की बातें? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत के यहां से कितना अक्षांश जाता है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश जाता है, और यहां से कितना अक्षांश जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट का अक्षांश जाता है। यानी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्लियर है? देशांतर की बात करो तो भारत के यहां से कोई ना कोई एक देशांतर जाता होगा। ठीक है, यही भारत के यहां से भी कोई देशांतर जा रहा होगा। ये वाला जो देख रहे हैं, जो व्हाइट व्हाइट कलर वाला आया है, इसमें भारत भारत का कोई ना कोई देशांतर जा रहा होगा। तो मैं देशांतर की बात करूं कि भारत का जो देशांतर है वो कितना है, तो भारत के यहां से कोई देशांतर जाता होगा, यहां से कोई एक देशांतर जाता है, जो कितना जाता है भाई, 68 डिग्री 6 मिनट का जाता है। कितना जाता है भाई, 68 डिग्री 6 मिनट, कहीं कहीं 7 मिनट भी लिखने लिखा मिलता है आपको। ठीक है, दूसरी बात कि यहां से कौन सा अक्षांश जाता है जो भारत के, तो भारत के यहां से 97 डिग्री 25 मिनट का अक्षांश जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं ये कहूं कि भारत का
देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री, 6 मिनट बोलो या 7 मिनट बोलो, एक ही बात है, 7 मिनट से 68 डिग्री, 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, पूर्वी, पूर्व में स्थित है। क्या है? पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको यहां से भौगोलिक विस्तार की बात समझ में आ गई होगी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। और वहीं अगर बात करूं कि जो बात करूं कि देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो आप कहोगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री, दोनों अक्षांश और देशांतर के बीच का अगर अंतर देखोगे ना, लगभग लगभग 30 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? लगभग लगभग, कंप्लीट 30 का नहीं है, लेकिन लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर बनेगा। तो एक पॉइंट आप कह सकते हो, क्या अक्षांश व दोनों अक्षांश व देशांतर के बीच दोनों अक्षांश व देशांतर के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा एक द्वीप है जिसे अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। एक द्वीप है भाई हमारा यहाँ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार के नाम से। दिखाई दे रहा है भाई? एक द्वीप है हमारा अंडमान निकोबार, जो कहां स्थित है? जो यहां स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप। लेकिन मैं अगर संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करूं, तो हमारा जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार बनता है वो कहां से बनता है भाई? वो यहां से बनता है, अंडमान निकोबार से बनता है, जो कि कितना है भाई? 6 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश रखता है। यानी कि मुख्य भूमि से, अब मैं इस लाइन को कट कर रहा हूं, एक बार देखना कि भारत का जो मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, तो एक सेकंड बस यहां, अब समझना बात को। यहां से मैं ये कह रहा हूं, भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में उत्तर तक स्थित है। ठीक है, यही दूसरी बात करूं मैं कि संपूर्ण भारत का यही दूसरी बात करूं, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है भाई? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला है। कोई दिक्कत है? यहां तक की बातें क्लियर है ना? अरे बोलो हाँ। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं फिर दोबारा से एक बार
रिकॉल कर दूं, एक बार रिपीट कर दूं, आप तो देखो एक बार यहां से मैं ये कह रहा हूं मुख्य भूमि से कितना है भाई, मुख्य भूमि से जो तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना फैला हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट तक का फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है भाई, 8 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कुल भारत की बात करूं, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां तक फैला हुआ है, 37 डिग्री। क्योंकि अंडमान निकोबार भी तो भारत का ही द्वीप है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार लगाया जाएगा वो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार लगाया जाएगा वो अंडमान निकोबार से लेकर के लद्दाख तक लगाया जाएगा। यानी कि लद्दाख पर जाकर के 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ कितना अक्षांश जाता है हमारे यहाँ से, 6 डिग्री 4 मिनट। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप, बहुत आरआरबी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आरआरबी बहुत पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो आप बताएंगे क्या। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि भारत विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, करो कमेंट। कितनी दूरी पर स्थित है, करो कमेंट। चलो, कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर दूर। भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। यहां तक की बातें एक बार दोबारा से देखो, जल्दी से देखो। भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार बनता है ये हमारे कुछ अक्षांश है, और भारत के बीचों बीच से अक्षांश जाता है, कौन सा, कर्क रेखा जाती है, यानी कि भारत के बीचों बीच से ये अक्षांश जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, अब यहां से देखो, अब तो मैं एक क्वेश्चन तुमसे पहले बोल रहा था कि भारत में लंबा दिन कब होगा, सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो एक बात बताओ, जहां सूरज की किरणें जब लंबत होंगी, दिन तो तभी बड़ा होगा ना वहां। भाई सूरज की किरणें जहां लंबत पड़ रही होंगी, देखो विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रातें होती हैं। ठीक है, जब सन की स्थिति कर्क रेखा पर होती है तो आर्कटिक वृत्त पर दिन निकलता है। जब सन की स्थिति मकर रेखा पर होती है तो अंटार्कटिका पर दिन निकलता है, लेकिन आर्कटिक वृत्त पर क्या होता है, रातें हो जाती है। जो 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन सुने हैं ना तुमने, वो बस यही है बच्चे, 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन, बस यही है वो। ठीक है, क्योंकि मकर रेखा पर आया तो तिरछी किरणें बस सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा यहां तक जा पाती है, कर्क रेखा तक जा पाती है, और थोड़ा यहां तक जा पाती है सिर्फ। यानी कि आर्केटिक वृत्त से ऊपर ऊपर 66.5 डिग्री ऊपर से 90 डिग्री तक पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। सिर्फ यहां तक की तिरछी किरणें आ पाती है सन की, क्योंकि पृथ्वी पृष्ठ छाया क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर होगी होंगी, सब सारी चीजें वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लियर करूंगा और अच्छे से। अभी आगे बढ़ने दो क्लास को, आ जाओ यहाँ। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लिया, या अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब ये तुम्हारा कंफ्यूजन दूर, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इंडियन ज्योग्राफी में। पहले पेज को खोलते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि ये क्या आ गया, 8 डिग्री 37 डिग्री क्या आ गया, ये कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से क्लियर हो गई होंगी आपकी ये सारी चीजें। चलो आगे, आगे की बात करते हैं कि भारत के, हाँ आ जाओ, भारत विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, 876 किलोमीटर। मैं एक बात कर रहा हूं तुमसे कि एक अक्षांश भारत के बीचों बीच से होकर के जाता है, 23.5 डिग्री का अक्षांश, और वो अक्षांश कौन सा है भाई आपका, एक बार मैप अलग से ले लूं मैं, ये ले लूंगा। चलो, चलो आ जाओ। एक अक्षांश जाता है वे भारत के बीचों बीच से, कौन सी,
कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा से बनने वाले सारे क्वेश्चन यहां हम देखो डिस्कस करेंगे। भारत के लगभग लगभग 23.5 डिग्री से कर्क रेखा का कर्क रेखा जाती है। कहां से? भारत के बीचों बीच से, लगभग यहां से, एक सेकंड ऊपर जाएगी थोड़ी सी, ये कौन सी रेखा है भाई? ये कर्क रेखा। सबसे पहली बात तो ये माना जाता है, विद्वान बताते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल गलत बात है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित नहीं करती है, सिर्फ मान लेते हैं भारत को जो विभाजित करती है वो 22 डिग्री की रेखा विभाजित करती है। यानी कि यहां से माना जाता है भारत को दो भागों में, क्योंकि प्रायद्वीप भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो प्रायद्वीप भारत 22 डिग्री से माना जाता है, 22.5 डिग्री से लगभग लगभग माना जाता है। तो भारत को दो भागों में, ना कि कर्क रेखा विभाजित करती है, कौन सी 22.5 डिग्री की रेखा विभाजित करती है। आगे से ध्यान रखेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आज तक का ये जो डाउट था तुम्हारा, कर्क रेखा विभाजित करती है, कर्क रेखा विभाजित करती है, ये तो एक रैंडम तरीके से मान लिया जा गया है। लेकिन 22.5 डिग्री की रेखा विभाजित करती है भारत को दो भागों में, एक प्रायद्वीप भारत और एक उत्तर भारत। ठीक है, प्रायद्वीप भारत मतलब हमारा अरब सागर है यहाँ। कौन सा है? अरब सागर है यहाँ। यहाँ बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ आपके नीचे क्या पाया जाता है? हिंद महासागर। क्या पाया जाता है? एक ऐसा सागर जो सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा हुआ है। कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक है, तो ये तीन चीजें पाई जाती हैं। और किसी भी प्रायद्वीप को तभी प्रायद्वीप कहा जा सकता है जिसके तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो जो क्षेत्र, वही प्रायद्वीप कहलाता है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन प्रायद्वीप भारत हो गया हमारा ये। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, और जब कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है तो कहने का मतलब ये है कितने डिग्री अक्षांश पे जाती है। सबसे पहली बात तो भाई ये 23.5 डिग्री, कितने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ अक्षांश पे गुजरती है। ठीक है, कितने अक्षांश पे जाती है? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, भारतीय कर्क रेखा भारत से, क्या हो गया भाई? कर्क रेखा भारत से, एक सेकेंड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई? कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक की बात है? मैं पूछूं कि भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से 8 राज्य हैं वो? बताओ जल्दी से, कौन कौन से 8 राज्य हैं वो? जल्दी से बताओ। चलो ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, भूल जाओ वो मित्र पर गमछा झाड़ वगैरह, सारी भूल जाओ।
आ जाओ, मैं आपको नई ट्रिक दे दे रहा हूं आगे। गुजरात ये सीक्वेंस में रहेगा, पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट का बिल्कुल सीक्वेंस रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है, गुजरात मध्य से 36 झारों का पूरा बंगला, चलो अभी कर दूंगा एक, पूरा बंगला मिजोरम में। कहा? मिजोरम। ठीक है। चलो, दिखाई दे रहा है तो मैं, पूरा बंगला मिजोरम में। ठीक है, देखो कौन कौन से हो गए राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। यहां लिख रहा हूं मैं त्रिपुरा, ध्यान देना। यहां लिख रहा हूं पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये हो गया आपका कौन सा, मिजोरम। क्लियर है यहां तक की बात है? ठीक है, कौन कौन से हो गए भाई? एक हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और ये हो गया आपका आठवां। और ये कौन सा हो गया आपका, आठवां। ठीक है, मिजोरम। क्लियर है यहां तक की बात है? आठ। अच्छा, सीक्वेंस क्या है कि जो छठा वाला, जो छठा है ना, ये सातवां होगा लेकिन ये छठा होगा। बस यहां थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना। यानी कि मैं यहां करे दे रहा हूं आपके लिए। ये त्रिपुरा सातवां हो जाएगा और पश्चिम बंगाल छठा। क्लियर है यहां तक की बात है? तो हमारे कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरते हैं भाई। कौन कौन से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि कर्क रेखा किस राज्य से सबसे ज्यादा गुजरती है और किस राज्य से सबसे कम गुजरती है? जल्दी से बता दो मेरे को। कर लिया होगा नोट यहां तक की बात है? ठीक है, चलो आगे की बातें करते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस राज्य से गुजरती है? मतलब सबसे ज्यादा जो लंबाई है कर्क रेखा की वो किस राज्य में है? कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में? जल्दी से बताओ। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई, कमेंट करते रहो। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में? सबसे कम लंबाई किस राज्य में? जल्दी से कमेंट करो। कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्यों की राजधानी है? कर्क रेखा के उत्तर में कितनी, शहर तो बेटा बहुत पड़ेंगे, राजधानी भी बहुत पड़ेंगे उत्तर में, लेकिन जो कर्क रेखा पर राज्य आते हैं
जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं उनमें से कितनी राजधानी उत्तर में है? क्वेश्चन ये है, कर्क रेखा पर कर्क रेखा के उत्तर में कितनी, ना बोल करके मैं ये लिखूं, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा रेखा पर स्थित राज्यों की, कितने राज्यों की राजधानी, कितने राज्यों की राजधानी उत्तर में है? जल्दी से बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन, कर्क रेखा को कमेंट करते रहो जल्दी से, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? और हमारे सबसे बड़ी बात है, ना कि ये भारत में, विश्व में भी भारत कर्क रेखा को सिर्फ और सिर्फ यही नदी काटती है। कौन सी नदी 2 बार, कौन सी नदी काटती है? क्लियर है? चलो जल्दी से बताओ। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो किसकी है भाई? किसकी है? मध्य प्रदेश की। सबसे ज्यादा कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम राजस्थान में। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानी उत्तर में कितनी है भाई? कौन कौन सी है उत्तर में? जल्दी से बताओ। तो 3 राजधानी है। कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है। और 3 राजधानी कौन कौन सी है? सबसे पहले जयपुर, दूसरे नंबर पर आइजोल, ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सी है तुम्हारी? अगरतला। बस कमेंट में आपको तीनों राजधानी किन किन राज्यों की है ये कमेंट करनी है आपको। कमेंट करनी है, जयपुर किसकी राजधानी है, आइजोल किसकी राजधानी है, अगरतला किसकी राजधानी है, बस ये कमेंट करना है आपको। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो भाई आप कहोगे कौन सी नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को, ना कि भारत में, विश्व में भी, विश्व में भी कर्क रेखा को 2 बार अगर कोई सी नदी काटती है तो वो कौन सी नदी काटती है भाई? माही नदी काटती है। अरे बोलो हाँ। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बात करता हूं। यहां तक की बातें क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं। मानक समय, क्या भाई? भारत का मानक समय, क्योंकि ये भारत है मेरा प्यारा सा भारत, ये भारत है। और भारत के यहां से एक देशांतर गुजरता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? भारत के यहां से एक देशांतर गुजरता है भाई, जिसे किस, कौन सा देशांतर है? जो 82.5 डिग्री का देशांतर। कौन सा देशांतर है? पूर्व में। ठीक है, कौन सा देशांतर गुजरता है भारत से? एक 82.5 डिग्री का देशांतर गुजरता है। देखो मैं मानक समय को लेकर के थोड़ी सी चीजें बता दूं आपको।
क्योंकि अगर मैं यहाँ मानक समय टाइम जोन बताने लगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, किसी भी देश का अगर समय निर्धारित करना है तो वो कहाँ 0 डिग्री देशांतर से निर्धारित करना है। मतलब मैं एक बार यहाँ आ जाओ, एक बार यहाँ से क्लियर कर दूं आपकी चीजें। कहाँ गया, यहाँ जाओ। किसी भी देश का जब टाइम जोन निर्धारित किया जाएगा वो किससे निर्धारित किया जाएगा, वो इस वाली लाइन से निर्धारित किया जाएगा। किससे निर्धारित किया जाएगा, इससे निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री लाइन है, जो कि लंदन ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। इसी से सभी देशों का टाइम जोन निर्धारित किया जाता है, मानक समय निर्धारित किया जाता है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुसार 1884 में जो वाशिंगटन डीसी में हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अनुसार 180 डिग्री को क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। तो मैं कह सकता हूं कि अब अगर आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। और इसी में हमारा जो देशांतर है, एक देशांतर यहां से गुजरता है जो कितने डिग्री का है, 82.5 डिग्री का देशांतर है, जो किधर स्थित है भाई, पूर्व में स्थित है। ये पूर्व है आपका, ये पश्चिम है आपका, और ये नॉर्थ है, ये उत्तर है आपका, और ये दक्षिण है आपका। ठीक है, तो पूरब में 82.5 डिग्री पर हमारा भारत से एक देशांतर गुजरता है जिसे 82.5 डिग्री के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, 1884 की कॉन्फ्रेंस के अनुसार किसी भी देश का अगर जो मानक समय है निर्धारित किया जाएगा वो कितने डिग्री पर किया जाएगा, 7.5 डिग्री पर किया जाएगा। किसी भी देश का जो मानक समय है वो 7.5 डिग्री पर ही निर्धारित किया जाएगा। वो सब में चीजें क्यों किया जाएगा वो सब मैं विश्व ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, जब टाइम जोन बताऊंगा वहां बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि किसी भी देश का जो टाइम है वो तुमने देखा होगा 5:30 घंटे, 5:30 बज रहे हैं, 5:30 घंटे आ गए, या 5 बजे, या 4 बजे, या 4:30। कभी ऐसा नहीं सुना होगा 4:28 घंटे आ गए, 4:20, 4:20 घंटे आ गए हैं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो इसका निर्धारण यही है, इसी कारण, क्योंकि ऐसा क्यों है ये सब, वो इसलिए है क्योंकि 1 डिग्री, टोटल जो देशांतर होते हैं वो कितने होते हैं, 360। और 24 घंटे में बस व्यू दे रहा हूं मैं, 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी भाई, 360/24 कितना हो गया, 6 चौक 6×6 = 36, 6 चौक 24, यानी कि 15 डिग्री। 15 डिग्री 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी घूमती है, 15 डिग्री। तो मैं कहूं 1 डिग्री कितने मिनट चल रही है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट चलेगी भाई, 4 मिनट चलती है। कितने मिनट चलती है पृथ्वी, 4 मिनट चलती है। इसी कारण क्या कह सकते हैं कि टाइम जोन हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 7.5 में आप गुणा करो कितने की, 4 की, तो ये जो कैलकुलेट होके आएगा ना वो हमेशा ऐसा घंटे वाला 5:30 का आएगा, 6:30 का आएगा, तो इस तरीके से कैलकुलेट होके आएगा। 7 चौक 28, 28 मिनट ये, और आधा मिनट ये, आधा डिग्री का ये 2 मिनट, तो कितना हो गया, 30 मिनट। यानी कि जो हमारा जो टाइम जोन है ना वो हर 30 मिनट पे बना हुआ है, हर 30 मिनट के बाद बना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। तो मैं यहाँ तुम्हें थोड़ा सा बस व्यू दे रहा हूँ कि आखिर टाइम जोन बना क्यों है, 7.5 डिग्री को ही क्यों रखा गया है। तो इसीलिए भारत का जो समय जोन बनता है वो कितना बनता है भाई, तुम्हारा 82.5 डिग्री का बनता है। अगर मैं तुमसे पूछूं पाकिस्तान का समय जोन कितना बनेगा, तो तुम बता दोगे भाई कि हमसे पहले पाकिस्तान पड़ता है हमारे, यानी कि यहाँ पाकिस्तान पड़ता है। यहाँ अगर यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का टाइम जोन तो हम 1 मिनट में बता देंगे। जब भारत का 82.5 पे बना है तो सीधी सी बात है 7.5 पहले बना हुआ होगा। कितना हो गया, 7.5 माइनस करोगे 75 डिग्री पे, 75 डिग्री पे किसका बना है, पाकिस्तान का बना है। अगर तुम्हें किसी भी देश का देशांतर पता है तो तुम 2 मिनट में बता दोगे कि किस देश का टाइम जोन कितना बना हुआ है। तो 75 पे बनाओगे, पाकिस्तान का देख लेना, तुम मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि हमारा 5.5 घंटे आ गया है, तो पाकिस्तान का जो है 5 घंटा प्लस होगा पूर्व में, 5 घंटा पूर्व में होगा। पाकिस्तान का ये टाइम जोन है 75 डिग्री का। क्लियर है। तो हमारा जो टाइम जोन है, हमें अपने टाइम जोन की बात करनी है, तो किसी भी देश का तुम टाइम जोन निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक की बात है। मैं आ जाऊँ यहाँ अपने टाइम जोन पे बात करता हूँ, ज्यादा ना समय लेते हुए, थोड़ी सी क्लास बड़ी हो रही है। चलो, सबसे पहले तो भारत का मानक समय कितने डिग्री से होकर के गुजरता है, 82.5 डिग्री। देशांतर भारत का
समय मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर भारत का मानक समय है। दूसरी बात देखो, भारत की जो मैंने अभी आपने लोकेशन देखी थी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री तक 25 मिनट तक फैला हुआ है। आपको मैं बता दूं कि यहां से और यहां तक का लगभग गैप जो बनता है वो 30 डिग्री का गैप बनता है। तो अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक आने में जो पृथ्वी रोटेट होती है उसमें 2 घंटे का समय हो जाता है, यानी कि सन यहाँ पहले अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है, यहाँ 2 घंटे बाद में आता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि भारत में एक टाइम जोन है जबकि होने दो चाहिए थे, लेकिन मध्य बना करके बना दिया ये 82.5 डिग्री, क्योंकि एक टाइम जोन यहाँ था भारत का, एक लगभग यहाँ था, तो इसलिए ये बना दिया। और ये जो 82.5 डिग्री है, कहां से टाइम जोन निर्धारित किया गया है, भारत का जो समय जोन है कहां से निर्धारित किया गया है, भारत का समय जोन कहां से, प्रयागराज, नैनी, कहीं कहीं मिर्जापुर। देखो नैनी असलियत में अब मिर्जापुर के पास में, पहले प्रयागराज में हुआ करता था, वही मिर्जापुर कालीन, वही कालीन भैया वाला मिर्जापुर से निर्धारित किया जाता है। कितने घंटे आ गए भाई, 5.5 घंटे किधर की तरफ आ गए, पूर्व में। तो आप कहोगे कितना आ गया, 5.5 घंटे पूर्व में। क्लियर है यहां तक की बातें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का जो देशांतर है 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, कोई बताएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर 82.5 डिग्री देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन से 5 राज्य हैं, ट्रिक में बता दूं, ट्रिक यहां लिखे दे रहा हूं। क्या है भाई, यूपी, एमपी ने 36 को उड़ा दिया आंधी ने। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सारे से राज्य, मेरे को लग रहा है, उम्मीद कर रहा हूं मैं। कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया एक तो, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और ये एक हो गया आपका, यहां लिखे दे रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो एक बार फटाफट, जल्दी से कमेंट करो। यहां तक की बातें क्लियर है, उम्मीद है यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है यहां तक की बातें, चलो एक बार सभी लोग मैप साथ में रखो और रेगुलर क्लास में बने रहो। अभी बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत अंदर तक की चीजें बता दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो। आप मुझे समय दो, मैं आपको हीरो बना दूंगा। ठीक है, चलो धन्यवाद।